अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की वीडियो में हम एक और एग्जांपल करेंगे इन्वर्स काइनेमेटिक्स की। और वही मेथड जो हमने पहले अप्लाई किया था, इन्वर्स पोजीशन यानी कि आज ज्योमेट्रिक अप्रोच, तो वही इस्तेमाल करेंगे। तो जो ये सवाल है इसको ट्राई करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द इन्वर्स काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ सिलेंड्रिकल मैनिपुलेटर। तो ऑब्वियसली बात है कि ज्योमेट्रिक अप्रोच में आप जो है मुख्तलिफ व्यूज़ के थ्रू ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं सिस्टम की। तो यहाँ पे हम स्टार्ट इस सिस्टम का करते हैं टॉप व्यू से। तो टॉप व्यू बनाते हैं और हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी कोई आप व्यू बनाएंगे तो आपने खुद कुछ ना कुछ एंगल देना है उसको। आपने ज़ीरो नहीं रखना, 90 भी ना रखें और 180 भी ना रखें, कुछ ना कुछ बीच का एक्यूट एंगल आप दे दें उसको। तो ये पहले तो उसको जो ना वो डिफाइन कर देते हैं एक्सिस, जो कि आपको पता ही है कि आपको जीरो कोऑर्डिनेट फ्रेम यहाँ आ गया, देन यू हैव 1 2 और फिर 3 जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है वो आपका एंड इफेक्टर के ऊपर आ गया। तो ये तो आपको डीएच कन्वेंशन के थ्रू या और इसके अलावा जो राइट हैंड रूल है उसके थ्रू आपको ये सब आता है करना। तो ये आपको करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात आपको ये करा हुआ मिल जाएगा, बाज़ औक़ात आपको करना पड़ेगा। तो वो कॉन्सेप्ट सारे आपको पता है। अच्छा, अब टॉप क्यू बनाते हैं हम। तो ये अगर आप टॉप से सिस्टम को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। और तो ये जो रोटेट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली मोटर है वो आपकी वो बाय एन एंगल दिस जो है वो जो ये θ1 है वो रोटेट हो गई है। तो हमने ये θ1 ज़रूर दिखाना है, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट शो कर देंगे तो फिर तो थीटा इज़ ज़ीरो बेसिकली। तो आपको इसमें से वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो आपने कोई ना कोई वेरिएबल की टर्म में उसको लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम इसमें और मार्क करते हैं। तो अगर हम टॉप व्यू देखेंगे सिस्टम का तो आपको जो एक्सिस नज़र आएंगे वो यहाँ पे आप लिख दे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जेड नॉट जो है वो नज़र नहीं आएगा, वो इट विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। एक्स नॉट इज गोइंग टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड और वाई नॉट इज गोइंग अपवर्ड। तो ये आपने दो एक्सिस दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे आप जो है ये शो कर सकते हैं कि ये जो लेंथ होगी इट हैज़ टू बी, क्योंकि दिस यहाँ जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपका 3 है, तो ये जो आपकी लेंथ होगी वो x3 नॉट हो जाएगी। यानी कि x नॉट की डायरेक्शन में 3 कोऑर्डिनेट फ्रेम जो है उसका ओरिजिन कितना दूर है x नॉट की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका जो आ गया 3 0, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट फ्रेम के ओरिजिन को देख रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू 0 कोऑर्डिनेट फ्रेम। एंड सिमिलरली दिस वन विल बी y3 0। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ लेंस भी क्या दे सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ लेंस, चलें यहाँ पे ट्राई करते हैं। क्या ये लेंथ जो है आपकी A2 और क्या ये लेंथ जो है वो आपकी A3 है। पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ। क्या ये A2 और A3 है? कुछ सेकंड्स आप इस पर गौर करें। क्या हम ये इस लेंथ को A2 और इस लेंथ को A3 कह सकते हैं इस फिगर में? वन थिंग टू कंसिडर, दिस इज़ अ जनरल फिगर। ठीक है, तो ये किसी खास एंगल पे नहीं है, ये जनरल फिगर है। ये एक वेरिएबल की टर्म्स में लिखनी है आपने इक्वेशन। तो दिस इज योर A2 A3। क्या इसको A2 A3 कह सकते हैं हम? आप टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो ऑब्वियसली बात है कि ये मोटर भी कुछ ना कुछ रोटेट हुई होगी और ये मोटर भी कुछ ना कुछ रोटेट आम हालात में होगी। तो जब आप टॉप से देखेंगे तो क्या आपको ये A2 नज़र आएगा? जी नहीं, आपको ये A2 नज़र नहीं आएगा। आपको इस जो लेंथ है उसकी प्रोजेक्शन नज़र आएगी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो ये जो आप टॉप व्यू देख रहे हैं ये A2 नहीं है, क्योंकि ये A2 जब ही होगा जब ये θ0 होगा, जब θ2 0 होगा। लेकिन अगर θ2 0 के अलावा कोई और टर्म है तो इसका मतलब आपको A2 नज़र नहीं आएगा, आपको उस A2 की प्रोजेक्शन नज़र आएगी ऑन द हॉरिजॉन्टल। सिमिलरली ये A3 जब A3 होगा जब ये θ0 है। तो अभी तो हम θ0 पे तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम तो बोलते हैं कि θ की कोई वैल्यू है। तो ये A3 जब भी A3 होगा जब θ0 होगा। तो अभी तो θ0 नहीं है, तो कोई भी θ अगर होगा तो ये जो लेंथ होगी ये A3 से कम नज़र आएगी आपको, क्योंकि वो प्रोजेक्शन है, उसमें वो साइन कंपोनेंट या कोसाइन कंपोनेंट बन सकता है आपका। सिमिलरली ये लेंथ भी जो A2 नज़र आ रही है ये A2 नहीं है, ये A2 से कम होगी अगर यहाँ पे कोई ना कोई θ होगा। तो इसका मतलब ये A2 और A3 दोनों नहीं है। अच्छा, अब पहला काम हमारा इनवर्स काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि हम करना क्या है, हमने ऑब्वियसली नीड टू राइट θ1 इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग, लेंस वगैरह जो भी आ सकती हैं आपके पास। और सिमिलरली वी नीड टू राइट θ2 इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट x y z एंड द लेंथ ऑफ द लिंक्स। और सिमिलरली हमें θ3 भी हमने लिखना है। तो यहाँ से हम θ2 θ3 तो शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हम तो टॉप से देख रहे हैं। तो सिर्फ θ1 की ही इक्वेशन इस जो आपका टॉप व्यू है उससे निकल सकती है। और इसमें बड़ा आसान है, क्योंकि आप टेंजेंट जो आर्क टेंजेंट है उसमें से आराम से आप θ1 निकाल सकते हैं कि आप A10 to
तो वाई नॉट और आपको जो एक्स थ्री नॉट है वो आराम से आप उसको इस्तेमाल करते हुए आपको थीटा वन की वैल्यू मिल जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दोनों आपके पास टर्म्स हैं ये आपको पता है, क्योंकि हम इन्वर्स काइनेमेटिक्स की बात कर रहे होते हैं, और इन्वर्स काइनेमेटिक्स में आपको अपने एंड इफेक्टर की पोजीशन पता होती है। तो ये एक इक्वेशन तो आ गई। नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड इक्वेशन में हमें थीटा टू और थीटा थ्री निकालना है। तो थीटा टू उस फिगर में नज़र आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको थीटा टू दिखाना है फिगर में तो आपको साइड व्यू देखना पड़ेगा, उसके बगैर तो नज़र नहीं आएगा थीटा टू थीटा थ्री। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम चलते हैं फिगर बनाते हैं तो हम, अच्छा यहाँ पे एक और बात कि ये लेंथ जो है जो आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रही है, इस आर्म की जो प्रोजेक्शन आपको हॉरिजॉन्टल पर नज़र आ रही होगी, और उसको हम R1 कह रहे हैं। तो ये जो लेंथ है ये आपके पास टोटल R1 है। ये बाद में काम आएगी, सिर्फ यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपको आगे स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। अच्छा, अब जो है अब साइड व्यू बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अब आपको थीटा टू और थीटा थ्री निकालने हैं, तो आपको वो व्यू बनाना पड़ेगा जिसमें थीटा टू और थीटा थ्री दोनों नजर आए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको साइड व्यू बना के दिखाता हूँ तो ये दिस इज योर साइड व्यू। अब अगेन ये मोटर भी रोटेट हुई हुई है कुछ ना कुछ, ये मोटर जो है वो भी रोटेट हुई हुई है, तो दिस इज एंगल थीटा टू, और ये मोटर भी कुछ ना कुछ रोटेट हुई हुई है, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका वो थीटा थ्री कहलाएगा। तो हम यहाँ पे भी तमाम एंगल शो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस देते हैं। तो यहाँ अभी मैं सिर्फ जेड नोट दे रहा हूँ, क्योंकि जेड नोट तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। आप चाहे वो मोटर घूमे ना घूमे, जेड नोट नहीं यही रहना है, तो वो तो चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो थीटास, चलें ये पहले शो कर देते हैं कि जो ये आपकी हाइट है, ऑब्वियसली बात है जेड की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जेड थ्री जीरो। थ्री क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो आपका एंड इफेक्टर है वो थर्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम है, तो हम थर्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम का ओरिजिन जो है उसको देख रहे हैं इन जेड एक्सिस ऑफ द बेस फ्रेम। तो ये आपका जेड थ्री नॉट हो गया। अब हम यहाँ पे जो है एंगल्स लेंस दे दें, हमने A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया। ऑब्वियसली बात है यहाँ आप तमाम लेंस जो हैं वो आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे एक मैं भी थोड़ा उसको और आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा कि ये A2 A3 अगर हैं तो क्यों हैं, ये भी मैं आपको अगले उसमें जो है स्टेप में कुछ एक्सप्लेन करूँगा। जब सबसे पहले हम ये करते हैं कि थीटा सारे डिफाइन कर देते हैं। तो थीटा वन यू नो दिस थिंग, थीटा टू जो है वो ये आ गया। अच्छा, अब कर सॉल्व क्या करना है हमने, हमें यहाँ कोई ना कोई ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। वजह क्या है कि हमने थीटा वन निकालना है, हमने थीटा वन की इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ A1 A2 A3 जेड नॉट थ्री। सिमिलरली हमने थीटा टू की इक्वेशन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ A3 A2 A1, जो भी उसमें आ सकता हो, डजेंट मैटर के तमाम ही टर्म्स आपकी आ रही हो, कुछ भी टर्म आ सकती हो जेड नॉट थ्री जो भी है। तो हमने ये दोनों जो एंगल्स हैं इनकी इक्वेशंस निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे एक जो है वो गड़बड़ है, दिस शुड बी थीटा टू एंड दिस शुड बी थीटा थ्री। मेरे ख्याल से वो आगे वाली जो स्लाइड है उसमें ये सही होगा, तो इसमें यहाँ मार्क कर लेना, मैं इसको पीपीटी में चेंज कर दूँगा। दिस क्योंकि थीटा वन तो आपका ये था ना, तो दिस हैज़ टू बी थीटा टू, दिस हैज़ टू बी थीटा थ्री। बस ये जहन में रख लेंगे। अगली जो फिगर है उसमें सही है, ये इसमें आई थिंक मैं भूल गया उसको चेंज करना। तो अब हम ट्राइंगल बनाते हैं पहले। तो इसको ये हमने इसको एक लाइन ड्रॉ कर दी है एंड इफेक्टर से, तो ये हमने ट्रायंगल एक बना दिया है, और इसको हम ये स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज ना थीटा वन का राइट ट्रायंगल बन रहा है ना थीटा टू का बन रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ और इसमें सोल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो थीटा वन और थीटा टू दोनों सॉल्व करना है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लें, आपको ऊपर जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट अ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो है हमें कोसाइन लॉ वगैरह लगाना पड़ेगा। तो हम कुछ एंगल्स यहाँ डिफाइन कर देते हैं। तो लेट्स कॉल दिस एंगल एज फाई वन एंड लेट्स कॉल दिस एंगल एज फाई टू। ये फाई टू जो है ये पूरा एंगल है, तो इसका मतलब फाई टू इज अ समेशन ऑफ थीटा वन एंड फाई वन। और ये फाई वन हम क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर हम इस ट्रायंगल के ऊपर कोसाइन लॉ लगाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई नाम तो यहाँ पे एंगल का देना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो बीच का एंगल है इसको भी हम नाम दे देते हैं फाई थ्री। इस एंगल को नाम देने की ज़रूरत नहीं है, या ठीक है, तो उसको नहीं दे रहे हम। और ये जो लेंथ है इसको हम R3 कह रहे हैं, पहली बात। और जो ये लेंथ है ये R2। अच्छा, अब आपको याद हो कि लास्ट जो एक फिगर थी उसमें हम एक R1 हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो R1 जो है वो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। तो इसको ज़रा पीछे चलते हैं, बाहर निकल के अच्छा जी।
तो ये R1 हम यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। इसका R1 था क्या, अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे तो जो इस आर्म का जो प्रोजेक्शन था फ्रॉम द टॉप व्यू ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि हम तो सिर्फ उसका जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही होगी, हमें टोटल लेंथ नज़र नहीं आएगी, तो वो R1 था। तो अगर मैं इसी R1 को आपके साइड व्यू से देखूंगा तो दिस हैज़ टू बी योर R1, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो आप अगर टॉप से देखेंगे तो आपको ये R1 ऊपर से नज़र आएगा, जो कि प्रोजेक्शन ही है उसी आर्म का। तो ये अगर आप साइड व्यू में देखेंगे तो दिस विल बी योर R1, और अगर आप टॉप व्यू में देखेंगे तो दिस विल बी योर R1। अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो ये हो गया। अच्छा, मैं अब यहाँ पे जो है वो इसको अपडेट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ पे इसको θ2, इसको θ3 जो हमारी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सही हो गया। अच्छा जी, तो ये हम यहाँ तक पहुँचा था कि हमने ये डिफाइन कर दिए थे एंगल्स वगैरह, और हमने यहाँ पे R3 डिफाइन कर दिया। तो दिस लेंथ जो है आपकी, दिस इज़ योर R3, दिस इज़ योर R2। ये दो नए हमने डिफाइन किए हैं वेरिएबल्स, और ये R1 पिछला वेरिएबल था वो डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि क्या ये जो लेंथ है, क्योंकि अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो मुझे x0 क्या नज़र आएगा, क्या ये इस लेंथ को मैं x3 कह सकता हूँ, पहले ये सवाल आता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखना है आपने, अगर आप इसको, क्योंकि x तो ये रहा ना, x तो अगर z ऊपर है तो x यहाँ आ सकता है। अगर आप इसको मार्क कर रहे हैं, इस लेंथ को आप x30 कह रहे हैं, तो ये फिर a2 और a3 नहीं हो सकता। फिर ये आप a2 और a3 इस तरह नहीं लिख सकते। वजह क्या है इसकी, इसको जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इसका साइड व्यू बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो इस जो आपका बेस फ्रेम है इसके साथ आप फिक्स खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जितनी भी मोटर रोटेट करेगी आप रोटेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो इस जो आपका वर्ल्ड फ्रेम है उसके साथ आप फिक्स हैं, और वर्ल्ड फ्रेम जो है वो मूव नहीं करता, वो रोटेट नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बेस फ्रेम के साथ फिक्स हैं और मोटर रोटेट करती है, तो आपको x0 तो नज़र आएगा, लेकिन आपको a2 और a3 नज़र नहीं आएंगे, उनका प्रोजेक्शन नज़र आएगी। आपको डायरेक्ट a2 a3 नज़र नहीं, क्योंकि वो तो रोटेट कर गया होगा। अगर ये मोटर रोटेट होगी तो ये a2 और a3 भी रोटेट कर जाएंगे, तो वो आपको टोटल लेंथ नज़र नहीं आएगी, आपको प्रोजेक्शन नज़र आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के साथ फिक्स्ड हैं, फिर तो आप ये x03 यहाँ शो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप यहाँ a2 और a3 शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो a2 a3 होगा ही नहीं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इस मोटर के साथ खुद भी रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर ये मोटर रोटेट कर रही है, आप भी रोटेट हो रहे हैं, ये मोटर रोटेट कर रही है, ये लिंक भी रोटेट कर रहा है, ये लिंक भी रोटेट कर रहा है विद दिस मोटर। इन दोनों की बात नहीं हो रही, फर्स्ट मोटर की बात हो रही है। तो बेसिकली आपके सामने हमेशा a2 और a3 नजर आएंगे आपको, क्योंकि आप उन इस लेंथ के साथ ही रोटेट हो रहा है। जिस तरह ये लिंक जो है रोटेट कर रहा है, आप भी रोटेट हो रहे हैं। तो इस सूरत में आपको a2 और a3 नजर आएगा, लेकिन फिर आपको x0 नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप तो x0 के सामने खड़े ही नहीं होंगे, आप तो रोटेट कर गए होंगे। तो इसमें दो ऑप्शन होता है, होपफुली आपको बात समझ आई होगी। तो या तो आप यहाँ x3 नॉट शो कर सकते हैं, अगर आप x3 नॉट शो करेंगे तो आपको a2 a3 नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो टर्न कर गया है ना, ठीक है, वो तो रोटेट कर गया है, और वो आपको टोटल लेंथ नजर नहीं आ रही होगी a2 a3 की। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे a2 a3 लिखना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये x3 नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में आप इस मोटर के साथ रोटेट हो रहे हैं और आपको a2 a3 तो नजर आ रहा है, लेकिन फिर x0 तो आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि x0 आपके पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखना यह है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। x3 का हमें कोई काम फिलहाल नहीं है, क्योंकि x3 को हम इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारा जो अभी काम है वो ये है कि हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है, जिसमें मैं इस मोटर के साथ रोटेट कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए इस केस के अंदर। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम इस मोटर के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो हमेशा मुझे ये जो ट्रायंगल है ये अपने सामने नज़र आएगा, और ये हमेशा मुझे a2 a3 नज़र आएगा, लेकिन फिर मुझे ये x3 नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसको काट दिया। होपफुली आपको बस समझ आई होगी। अगर कुछ भी इसमें कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह हम जो इसको क्लास में देख लेंगे। अच्छा, अब ये तमाम जो हमने जो हमारे पास वेरिएबल्स थे, कॉन्स्टेंट, सब शो कर दिए। अब हमने सॉल्व करना है इसको। अच्छा जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम थीटा 2, ऑब्वियसली हमें दो इक्वेशन चाहिए, θ2 की इक्वेशन और θ3 की इक्वेशन। तो हम पहले θ2 की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो θ2 इज नथिंग बट
φ2 माइनस φ1, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गई φ2 माइनस φ1। अगर हम φ1 और φ2 निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको थीटा 2 पता चल जाएगा। अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं फाइ टू की बात कर लेते हैं। तो फाइ टू तो इज़ वेरी इजी, क्योंकि फाइ टू जो है वो ये राइट जो ट्राइंगल है वो आपका ये बन रहा है, तो फाइ टू निकालना इज़ वेरी इजी। तो फाइ टू के लिए तो आप टेंजेंट से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल ए टेंजेंट आर टेंजेंट लगा लें आप, तो दिस इज R2 दिस R1, आपका आराम से जो है वो फाइ टू की वैल्यू निकल आएगी। तो फाइ टू तो आपका आ गया। अब आपने फाइ वन निकालना है। फाइ वन के लिए ओबियसली आपको कहीं ना कहीं शायद कोसाइन लॉ लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपने R2 और R1 को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि फाइ टू जब तक नहीं निकलेगा जब तक आप R2 और R1 नहीं निकालेंगे। तो R2 को देख लेते हैं। R2 इज़ वेरी इजी। दिस इज R2, दिस इज Z3 नॉट, दिस इज A1। तो क्या इन तीनों को कंबाइन करके मैं R2 निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि A1 जो है वो लेंथ ऑफ द लिंक है, मुझे पता है। Z जो है वो Z कंपोनेंट है एंड इफेक्टर का, मुझे पता है। तो इसका मतलब R2 इज़ वेरी इजी टू फाइंड एंड विच इज Z3 नॉट माइनस A1। तो ये तो बड़ा आराम से आ गया। तो R2 हमने निकाल लिया। नाउ वी नीड टू फाइंड R1, सही है। अच्छा, R1 के लिए हम अब वापस जो है वो पिछली जो हमने जहाँ R1 पहले शो किया था वहीं चलते हैं, ताकि हम आसानी से निकाल सकें उसको। तो ये वाली इक्वेशन में हमने R1 शो किया था। तो क्या यहाँ से हम R1 निकाल सकते हैं? क्या है यहाँ पे R1? तो बेसिकली R1 जो आपका है इज़ नथिंग बट y3 नॉट स्क्वायर प्लस x3 नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो उसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल के जो है वो R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही काम हमने आगे किया हुआ है। वापस उसी हम ग्राफ में चलते हैं जी। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हमने R1 भी आराम से निकाल लिया। तो अब R2 की वैल्यू आ गई, R1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब हमें फाइ टू पता चल गया है। तो फाइ टू तो आ गया हमारे पास। अब हमें फाइ वन निकालना है, ठीक है। तो उसके बाद फाइ वन निकालने के तो थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नाउ द फाइ वन वी हैव टू सॉल्व दिस ट्राइंगल। टू सॉल्व दिस ट्राइंगल वी नीड टू अप्लाई द कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ आप सबको लगाना आता है, बड़े आराम से आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मुझे 100% श्योर है कि आता होगा आप लोगों को। तो वो आप, मैं इसमें इतना नहीं घुसूंगा कि किस तरह निकालना, लेकिन अगर आपने, मैं इतना समझा देता हूँ कि अगर आपने फाइ वन निकालना है, ऑब्वियसली हम फाइ वन में इंटरेस्टेड हैं, वी नीड टू फाइंड फाइ वन। तो जो एंगल होता है, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं, उसके आगे वाली लेंथ निकाल रहे होते हैं बेसिकली, सामने वाली। तो जो फाइ वन के सामने जो आपकी लेंथ है वो आपकी A3 है। तो ये जो फाइ वन एंगल है ये A3 के सामने बन रहा है। तो जो हमने फॉर्मूला लिखना है वो A3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो A3 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उसको हम जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज कर लेंगे, फाइ वन को अलग ले जाएंगे, बाकी तमाम टर्म्स को राइट पे ले जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, जो हमने A3 की टर्म्स में इक्वेशन, क्योंकि नॉर्मली कोसाइन लॉ इस तरह लिखा जाता है, तो इसलिए क्योंकि हम फाइ वन की बात कर रहे हैं, तो फाइ वन के सामने जो लेंथ है वो आपकी A3 है, विच इज़ दिस लेंथ। तो वो A3 स्क्वायर इज इक्वल टू A3 स्क्वायर इज इक्वल टू तो A2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर और -2, वही जो आपके वेरिएबल है वही काउंट होते हैं दोबारा, A2 R3, और फिर एंगल आता है जो A2 और R3 के दरमियान बन रहा है। तो दिस इज़ योर A2, दिस इज़ योर R3, तो वो एंगल बीच में फाइ वन है। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया और आप फाइ वन को आराम से निकाल सकते हैं। नाउ इन दिस फॉर्मूला A3 जो है वो आपका लेंथ है, पता है, गिवन है। A2 आपकी लेंथ है, अगेन गिवन है। R3 जो है आपके पास वो ये वाली लेंथ है, ठीक है। तो वो वेरिएबल है बेसिकली आपके पास। और आपके पास जो है A2 अगेन लेंथ आ गई, और R3 आपके पास वेरिएबल आ गया, जो कि डिपेंड ऑब्वियसली कर रहा होगा थीटास के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम फाइ वन भी आ गया हमारे पास, ठीक है, हमारे पास फाइ वन आ गया, हमारे पास फाइ टू भी आ गया, तो उसका मतलब थीटा वन में हम दोबारा फाइ टू यानी कि इक्वेशन नंबर 2 इस, और ये वाली जो आखिरी वाली इक्वेशन है ये हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, तो हमारे पास थीटा 2 आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास एक और जो है वो इनवर्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पे। अच्छा, अब द लास्ट पार्ट, दो इक्वेशन आ गई है, थीटा 1 आ गई है, थीटा 2 आ गई है। नाउ वी नीड टू फाइंड थीटा 3। तो थीटा 3 के लिए हम थीटा 3 और फाइ 3 को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम कम्बिनेशन लिखना चाहें तो ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन,
तो दिस एंगल जो है 180 होगा ऑब्वियसली। तो 180 अगर मैं माइनस करूँ, 5/3 को माइनस करूँ मैं 180 से, तो वो थीटा 3 बन जाएगा। तो इट्स वेरी इजी एक्चुअली कि आप थीटा 3 कैन बी रिटन एज 180 माइनस 5/3। और अब 5/3 कैसे निकालेंगे? जिससे हमने 5/1 निकाला था कोसाइन लॉ लगा के, अब हम 5/3 इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम 5/3 निकाल लेंगे। तो मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा। कोसाइन लॉ, यू शुड बी एबल टू अप्लाई कोसाइन लॉ हेयर, तो वो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। तो आप 5/3, जिस तरह आपने 5/1 यहाँ पे निकाला है, उसी तरह आप यहाँ पे 5/3 कोसाइन लॉ लगा सकते हैं इस ट्राइंगल के ऊपर, और उसको यहाँ डालेंगे तो आपके पास थीटा 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हर चीज़ जो है वो इसमें नॉन है, आपके पास हर चीज़ नॉन है। फॉर एग्जाम्पल A2 जस्ट द लेंथ ऑफ द आर्म, तो वो हमें पता है कि हमें जो फिजिकल जो लेंथ है वो सिस्टम की वो तो पता है। A3 अगेन वी नो, हमें रोबोटिक सिस्टम तो गिवन है ना। अगेन A2 A3 लेंथ हो गई। R3 अगेन हमें पता है वेरिएबल है, लेकिन R3 इज कमिंग फ्रॉम R2 और R1। जो R3 की वैल्यू है वो आपकी सिंपली R1 और R2 से आ रही है, ठीक है। और R2 आप यहाँ से निकाल चुके हैं और R1 हम यहाँ से निकाल चुके हैं, तो दोनों पता है। तो इसका मतलब एवरीथिंग इज नॉन, यू जस्ट नीड टू फाइंड थीटा 3, यू जस्ट नीड टू फाइंड थीटा 2। तो दीज 3 इक्वेशंस कंबाइन होकर जो बनता है वो आपका इनवर्स काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बनती है। अच्छा, एक बात उसमें ख्याल रखना है कि अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि जो यहाँ 5/1 लिखा हुआ है तो हमने कोसाइन इनवर्स की टर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि जबकि हमने ये कहा था या हमने ये पढ़ा था कि जो भी हमने एंगल्स लिखने हैं वो आर्क टेंजेंट में लिखना है, यानी कि इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो बात तो बिल्कुल सही है। असूलन क्या होना चाहिए था कि हम यहाँ कोसाइन इनवर्स, खाली 5/1 जो है वो कोसाइन की टर्म्स में नहीं बल्कि इसका साइन भी निकालते हैं हम। तो हम cos 5/1 और cos और sin 5/1 निकालते हैं, फिर इसको भी टेंजेंट की टर्म्स में लिखते हैं हम, इसको भी आर्क टेंजेंट की टर्म्स में लिखते हैं हम, इसको भी आर्क टेंजेंट की टर्म्स में लिखते हैं हम, जो ये नीचे वाला कॉस है। लेकिन अगेन हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। अगर आप ये कॉस की टर्म्स में भी निकाल देंगे तो मैं इसको सही मान लूँगा, तो उसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करते। आपको पता होना चाहिए, लेकिन यू मस्ट नो कि यू नीड टू राइट द एंगल इक्वेशन इन आर्क टेंजेंट फॉर्म, जो हम पहले जो है वो पढ़ चुके हैं, आई थिंक पिछली वीडियो में। तो वो हम दोबारा नहीं बताऊंगा मैं आपको कि आपने हमेशा ए टेंजेंट इस्तेमाल करना है। अगर आप कोसाइन इनवर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स ओके फॉर दिस कोर्स, लेकिन आपने जब आगे कभी इस्तेमाल करेंगे इसको, कभी सॉल्व रियलिस्टिकली कर रहे होंगे या कभी आपको मौका मिलता है आगे मास्टर्स करने का या कुछ और इस्तेमाल करने का रोबोटिक सिस्टम में, तो आप फिर टेंजेंट की टर्म्स में ही करेंगे, ठीक है। और वो आपको निकालना आता है। अगर आपने कोसाइन निकाल लिया है तो साइन निकालना इज वेरी इजी, बिकॉज यू नो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होते हैं, तो वो कोई आपके लिए बहुत बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक के लिए हम जो है वो इसी की कोसाइन की टर्म्स में भी अगर आप आंसर देते हैं तो मैं उसको सही मान लूँगा। तो यहाँ हमारा ये जो एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल ही है ज्योमेट्री की। इसके बाद जो है हम आई विल चेक कि हमने काइनेमेटिक्स इन्वर्स में रहना है, हम जैकोबियन पहले स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि अब जो काइनेमेटिक्स इन्वर्स काइनेमेटिक्स होगी वो थोड़ी सी टफ होगी। मतलब टफ से बता रही है कि उसमें सॉल्व करना अ बिट डिफिकल्ट, तो वो आई विल चेक। जब तक आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल यहाँ पे गिवन है, तो 2 यहाँ पे रोबोटिक सिस्टम गिवन है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें। ट्राई टू फाइंड द इनवर्स काइनेमेटिक्स ऑफ दीज 2 सिस्टम्स। तो यहाँ पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द क्लास एंड इन सम अदर वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।